गाइस नमस्कार, राम राम भाई सभी ने। तो एज यू ऑल नो कि हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था एक्ट्स और बिल्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान और इंडिपेंडेंस तक इम्प्लीमेंट किए गए थे या पास किए गए थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, संविधान, भारत के संविधान की। तो इसे बनाया गया किसके द्वारा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। लिखा प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा गया था और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माने जाते हैं, जिसे हम आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं, मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्वराज बिल की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी चर्चा विचार कहाँ से आया? तो सबसे पहले स्वराज बिल के अंदर जिसे प्रेजेंट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में, इसमें सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रखी गई। मतलब कि देखो, इसमें 3-4 फैक्ट्स याद करने लायक है। सबसे पहले कि कौन से बिल के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का जिक्र हुआ, तो वो था स्वराज बिल। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे एम.एन. रॉय, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बार डिमांड रखी थी किसी व्यक्ति ने। और को ऐसा कौन सा बिल था? तो वो बिल था स्वराज बिल। सबसे पहली पार्टी कौन थी? तो वो स्वराज पार्टी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी 1934 के अंदर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड 1935 में रखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली नहीं थी जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी। सबसे पहली पार्टी थी स्वराज पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तहत जिसने डिमांड रखी थी जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अडल्ट राइट टू सफरेज का, यानी कि 1938 के अंदर इसकी वो रखी थी, डिमांड पेशकश रखी थी, जिसे पूरा नहीं किया गया 1938 के अंदर। लेकिन जो अडल्ट राइट टू सफरेज है, इसे फुलफिल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी एक छोटी सी डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई, जो थी इनडायरेक्ट इलेक्शंस की, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हेल्ड किए गए 1938 के अंदर। आगे बात करते हैं अगस्त बिल की। तो अगस्त बिल 1940 में पेश किया जाता है वॉइसरॉय लिनलिथगो के द्वारा। इसमें पहली बार ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा के जो विचार था इसको मान लिया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की 1942 की। तो क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एकदम स्पष्ट तौर पर इसके फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी गई और युद्ध के बाद इसके निर्माण की आश्वासन दिया गया। देखो, अभी एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि संविधान सभा है, इसका जिक्र सबसे पहले किस बिल में हुआ? तो वो स्वराज बिल था 1895 के अंदर। सबसे पहली पार्टी कौन थी? तो वो थी, सॉरी भाई, लाइटिंग का इश्यू है यार, सॉरी, एक मिनट। ओके, सो वी कंटिन्यू। ओके, सबसे पहला बिल कौन सा था? 1895 का स्वराज बिल था, जिसके अंदर पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एम.एन. रॉय, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। सबसे पहली पार्टी कौन थी? तो वो स्वराज पार्टी थी। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड 1935 में रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अडल्ट राइट टू सफरेज का डिमांड रखी, जो कि फुलफिल नहीं की गई 1938 के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस को कंडक्ट करवा दिया गया। अगस्त बिल आता है 1940 के अंदर, जिसे प्रेजेंट करते हैं वाइसरॉय लिनलिथगो, और इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मंजूर कर दिया। 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत स्पष्ट तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी गई और युद्ध के बाद इसके फॉर्मेशन करने की डिमांड रखी गई। आगे बात करते हैं, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसे? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। सॉरी, जो गांधी जी थे, इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये क्रिप्स मिशन को कहा था। और क्रिप्स मिशन के आने के बाद इसके विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस मिशन के वजह से की गई? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसके लीडर होते हैं सर पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के जो लीडर थे वो कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस थे। दो अन्य मेंबर्स भी याद रखने होते हैं, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है इंडिया के अंदर 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। ये याद करने वाली बात है कि संविधान सभा का फॉर्मेशन किस मिशन के तहत होता है? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत होता है, जिसके हेड कौन होते हैं? पेंथिक लॉरेंस होते हैं। दो अन्य मेंबर्स कौन से होते हैं? ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स।
एक अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है भारत के अंदर 2 सितंबर 1946 को, और संविधान सभा का फॉर्मेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में टोटल कितनी सीट्स थी? 389 सीट्स थी, जिनको विभाजित इस तरह किया जाता है कि एक सीट के ऊपर 10 लाख की पॉपुलेशन थी, यानी कि एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या निर्धारित थी। अब इसे प्रमुखतः तीन भागों में डिवाइड किया गया था इन 389 सीट्स को। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनकी 292 सीटें थी, चीफ कमिश्नरेट की 4 सीटें थी, और लोकल जो रियासतें थी उनकी 93 सीटें थी। इस तरह करके 389 टोटल सीट्स थी। अब मुख्यतः जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो कहाँ से आते थे? वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे या चीफ कमिश्नरेट से आते थे। तो 292 प्लस 4 296 टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स निर्धारित किए गए। अब जो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर सबसे ज्यादा जो सीट्स थी वो कांग्रेस को मिली थी 208। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन कब कंडक्ट किए गए? तो ये नवंबर 1946 को किए गए, ठीक है। और 73 मुस्लिम लीग को मिले थे, 15 अन्य को मिले थे। तो सबसे ज्यादा किसे मिले थे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस में? कांग्रेस को, आईएनसी को। नवंबर 1946 में जो संविधान सभा के फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट कर दिया गया, यानी कि प्रचार कर दिया गया कि इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा संविधान सभा का। आगे बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे वो कहाँ से हुए थे? तो वो यूनाइटेड प्रोविंस से हुए थे 55। लोकल रियासत कौन सी थी जिससे सबसे ज्यादा हुए थे? तो वो मैसूर से 7 हुए थे, और सबसे ज्यादा 15 फीमेल्स ही पार्टिसिपेट की थी और ये इलेक्ट हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1946 यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले भीमराव अम्बेडकर ने ईस्ट बंगाल से इलेक्ट किया था, और इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद में इन्होंने बॉम्बे से पार्टिसिपेट किया था। हैदराबाद के रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सम्मिलित नहीं हुए थे। और जो आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहली मीटिंग थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके हेड थे, और मुस्लिम लीग इस पहली मीटिंग के अंदर एब्सेंट थी। टोटल 247 मेंबर्स प्रेजेंट थे। देखो संविधान सभा की पहली मीटिंग में क्या क्या याद रखना होता है, इसके हेड कौन थे? तो ये इसके हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग पहली मीटिंग के अंदर एब्सेंट थी। जो डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग अटेंड होती है, इसमें 247 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड मीटिंग की। तो सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 की। देखो 9 के बाद में सेकंड मीटिंग आएगी, 2 दिन का गैप दे दो। 11 दिसंबर 1946 को इसके हेड होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लीगल एडवाइजर कौन थे? B.N. राव थे। आगे बात करते हैं थर्ड मीटिंग की। तो थर्ड मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947 के द्वारा। थर्ड मीटिंग कब कंडक्ट हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इस तरह याद रखो, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग में 2-2 दिन का गैप है। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये था, इसके अंदर ये बताया गया था कि हमने संविधान सभा तो बना ली है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मिलाना है, क्या क्या बनाना है, किस तरह लोग को प्रेजेंट करना है, ये सारा एक तरह का फॉर्मूला रखा गया था। इसे प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। बात करते हैं 11th मीटिंग की, 11वीं मीटिंग की। तो ये कंडक्ट की जाती है 26 नवंबर 1949 को, जिसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी कि मंजूर कर लिया गया था। 12वीं मीटिंग और आखिरी और 12वीं मीटिंग थी, यह 24 जनवरी 1950 को होती है, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है, और संविधान को मंजूरी दे करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के इतिहास की। तो 26 जनवरी 1950 के इतिहास की बात करें तो संविधान इस दिन लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। अशोका पिलर को नेशनल सिंबल के तौर पे अपनाया जाता है, और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन घोषित किया जाता है, मतलब गणतांत्रिक राज्य घोषित किया जाता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज की, और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जिनका फॉर्मेशन होता है तो उनकी। तो स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन या अगर कहीं भी आ जाए वहां पर आएंगे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। यूनियन शब्द कहीं भी आता है तो उसका सीधा आंसर यही होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू।
आगे बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह याद रखोगे सभी रियासतों को मिलाने वाले कौन थे, डॉक्टर सरदार पटेल। तो इसी तरह डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी तरह प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। एड होक फ्लैग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह याद रखो कि भाई जो प्रेसिडेंट होगा, जो पहला व्यक्ति होगा देश का, वही फ्लैग होस्ट करेगा। तो एड होक फ्लैग कमेटी कौन थे, के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के हेड कौन थे, अविंद्रनाथ सिन्हा, एन सिन्हा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो कौन सी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो थी, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। माइनॉरिटी कमेटी सब कमेटी के हेड एच सी मुखर्जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। स्टीयरिंग कमेटी के जो थे वो डॉक्टर के एम मुंशी। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो इसका फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 2 सप्ताह बाद, यानी इंडिपेंडेंस के 2 वीक्स के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। पहला होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इसके चीफ होते हैं, हेड होते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव और डीपी खेतान। जो एन माधवराव थे, इन्हें बीएल मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के वजह से टीटी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया जाता है। अब ये ट्रिक है इन्हें याद करने की कि ड्राफ्टिंग कमेटी में किस तरह कितने मेंबर्स थे। तो कृष्ण के मित्र माधव का खट्टा समोसा भीम खा गया। कृष्णम, कन्हैया, माधव और गोपाल कृष्ण जी के ये 5 नाम थे। बी आर अम्बेडकर जी थे ही, समोसा से सैयद मोहम्मद और सादुल्ला, माधव से माधवराव, खट्टा से खेतान, टै से टीटी कृष्णमाचारी और भीम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946 को फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट होता है। 2 सितंबर 1946 का ये फॉर्मेशन होता है। 24 अगस्त 1946 को सिर्फ इसका अनाउंसमेंट किया जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। 2 सितंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, ये किसके बेसिस पर होता है, किसके आधार पर होता है, तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर होता है। अंबेडकर जी ने इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में कहा था, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री विच इज बीइंग रन बाय 2 नेशंस। भीमराव अम्बेडकर जी का इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर क्या विचार था, तो ये विचार था, इनको मानना था कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो एक देश को चलाएगी लेकिन 2 देशों के द्वारा चलाई जाएगी। मतलब कि जैसे इंडिया को इंग्लैंड और इंडिया दोनों देशों से चलाया जा रहा है, इस तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इसे प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, और इसमें 14 मेंबर्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कैबिनेट इंटरिम गवर्नमेंट में कितने मेंबर्स थे, तो इसमें 14 मेंबर्स थे। आगे बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की, तो इसमें कौन क्या था भाई, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है ये स्लाइड, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना। इंटरिम गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था, उसमें हेड और चीफ कौन थे। आजादी से पहले माउंटबेटन थे, आजादी के बाद सी राजगोपालाचारी। डिप्टी स्पीकर या फॉरेन अफेयर्स को हेड कौन कर रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। होम या इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कौन हैंडल कर रहे थे, तो वो गृह मंत्रालय, सूचना या प्रसारण मंत्रालय किसके पास था, सरदार पटेल के पास था, और ये आजादी के बाद भी सरदार पटेल के पास ही था। इंडस्ट्री और सप्लाई, उद्योग और सप्लाई जो मिनिस्ट्री थी, ये जॉन मथाई के पास थी, और इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास आ गई। डिफेंस को जो था वो जो बलदेव सिंह के पास था, और ये इंडिपेंडेंस के बाद भी बलदेव सिंह के पास ही रहता है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन इंडिपेंडेंस के पहले सी राजगोपालाचारी के पास थी, और इंडिपेंडेंस के बाद अब्दुल कलाम आजाद के पास आ जाती है। फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद भी राजेंद्र प्रसाद के पास ही रहती है, और ये राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री थी, ये गजा नफर अली के पास थी इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद
राजकुमारी अमृता कौर के हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे गजनफर अली, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद राजकुमारी अमृता कौर। कानून मिनिस्टर कौन थे? तो लॉ मिनिस्टर कौन थे? जोगेंद्र नाथ थे इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद भीमराव अंबेडकर आ जाते हैं। रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हेड कौन थे सबसे पहले? इंडिपेंडेंस से पहले असफ अली थे, इंडिपेंडेंस के बाद जॉन मथाई। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम थे, इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद भी जगजीवन राम ही रहते हैं। आगे बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले लियाकत अली थे, इंडिपेंडेंस के बाद आर के शनमुखम शेट्टी को बना दिया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई? सबसे पहले तो हेड और चीफ कौन थे? माउंटबेटन जी थे इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंट के बाद सी राजगोपालाचारी। डिप्टी स्पीकर या फॉरेन अफेयर्स के जो कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। होम इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, डिफेंस। फिर आगे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट वाली इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजकुमारी अमृता कौर का मेंशन किया जाता है, ये पहली महिला मंत्री हैं। आगे बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू है, ये सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इंतरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम गवर्नमेंट बनती है उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बनते हैं इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर। महात्मा गांधी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल अकॉर्डिंग टू विशेष ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी का कहना था कि जो भारतीय संविधान है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। जुलाई 1946 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो 296 जगह पर कंडक्ट किए गए थे ये चुनाव। अब बात करते हैं प्रेम्बल की। तो प्रेम्बल के लिए एक ट्रिक है, हमारे प्रभु शपथ लो गणेश की। जो भारतीय संविधान का प्रेम्बल है इसको हम इस तरह याद करेंगे कि हमारे प्रभु शपथ लो गणेश की। हमारे मतलब हम भारत के लोग, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। प्रभु मतलब प्रभुत्व संपन्न मीन्स सोवरेन। शपथ मतलब समाजवादी। पथ मतलब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलर। लो मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। गणेश मतलब गणतंत्र यानी रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का प्रेम्बल आपको याद रखना चाहिए। हिंदी के अंदर कुछ इस तरह होगा, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये शब्द इंडियन प्रेम्बल के अंदर प्रेजेंट है। इंग्लिश में वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी होती हैं जो कि मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रेम्बल की। तो भाई जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के प्रेम्बल की, तो मेन सोर्स कौन सा है? तो मेन सोर्स है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका आइडिया अमेरिका से लिया गया, और जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जो इसकी भाषा है या लिखने का तरीका है वो कहाँ से लिया गया? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जो प्रेम्बल का विचार है वो अमेरिका से लिया गया। और जो जस्टिस है, अपने इंडिया के प्रेम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस को मेंशन किया गया है? तो ये 3 प्रकार के जस्टिस को मेंशन किया गया है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। राजनीतिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और सोशल मतलब सामाजिक। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित होकर के 3 न्यायों को प्रदर्शित किया गया है। अब भारतीय संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जिक्र है, जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रांस के रिवॉल्यूशन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस ये रशियन रिवॉल्यूशन से। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो ये प्रेम्बल के अंदर लिखा गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को आत्मा किससे कहा है, किसने कहा है? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मा कहा है संविधान की जवाहरलाल नेहरू जी ने। होरोस्कोप कहा है के एम मुंशी जी ने। आइडेंटिटी कार्ड कहा है एन पालकीवाला ने। और कुंजी कहा है भारतीय संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने। ये इंपॉर्टेंट याद रखने लायक चीजें हैं। बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रियम्बल है, लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो आत्मा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक राज्य की सोल यानी कि स्टेट की जो सोल है, आत्मा है, वो कौन सी होती है? नॉर्मली वो सोवरेनिटी या संप्रभुता होती है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन के अनुसार डीपीएसपी को एक राज्य की आत्मा कहा जाता है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रियम्बल है, इससे रिगार्डिंग जो केस हुए थे या कुछ डिस्कशंस हुए थे जिनके थ्रू इनके अंदर अमेंडमेंट किया गया या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया गया, तो उनके हम जिक्र कर लेते हैं। तो उस एक प्रियम्बल यानी कि प्रियम्बल को लेकर के केशवानंद भारती केस का जिक्र आता है 1973 का। इसमें ये सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच थी जिसमें मिनिमम 5 जजेस रिक्वायर्ड थे। इसने एक थ्योरी दी, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, जिसमें 13 जजेस की कमेटी को बैठी थी और जो प्रियम्बल है इसे स्पेशल पार्ट बताया गया, विशेष भाग बताया गया संविधान का। इसके तहत जो केशवानंद भारती केस है, इसके तहत 1973, इसके तहत संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में यानी कि मूल जो आधार है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब जो अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल यानी कि प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट है जो प्रियम्बल में किया गया था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी, सेकुलर और सोशलिस्ट। ये बार बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे और किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंटीग्रिटी, सेकुलर और सोशलिस्ट नामक 3 शब्द भारतीय प्रियम्बल में जोड़े गए थे। जो नॉन इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल बाय लॉ है, ये 3 चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। पहला प्रियम्बल, दूसरा डीपीएसपी और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन के अनुसार कुछ इस प्रकार है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की। ठीक है। रिपब्लिक का बात करें यानी रिपब्लिक की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया जाता है। संविधान जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और भारत से हेरिडेटरी रूल को खत्म कर दिया जाता है, मतलब कि मोनार्कियल रूल को खत्म कर दिया जाता है। जो हेड ऑफ स्टेट होता है रिपब्लिक के अंदर वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। जो रिपब्लिक स्टेट होता है उसके अंदर एक स्पेशल राइट्स वाली कम्युनिटीज की अब्सेंस होती है। आगे बात करते हैं तो एक रिपब्लिक नेशन के अंदर किन प्रकार की लिबर्टीज मेंशन है। तो पहली बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, दूसरी थॉट विचार की लिबर्टी, तीसरी रिलीजियस फेथ, चौथी एक्सप्रेशन और वर्शिप। ये 5 मुख्यतः मेंशन है। अब भारतीय संविधान में जो ओरिजिनल संविधान में और प्रेजेंट संविधान में क्या क्या है, तो सबसे पहले कितने भाग थे। ओरिजिनल संविधान में 22 पार्ट यानी 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 25 भाग हैं क्योंकि इसमें 4 अमेंडमेंट किए गए हैं, 4A, 9A, 9B और 14A। तो अब 25 भाग हो गए हैं। आर्टिकल 395 थे, करंटली ये 500 प्लस हैं। शेड्यूल्स अनुसूचियां हैं, ये शुरुआत में 8 थी, अब 12 हैं। भारत के संविधान में शुरुआत में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में टोटल 106 अमेंडमेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग की या पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन की। तो ये कुछ इस प्रकार हैं। पार्ट 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 का जिक्र करता है, इसमें यूनियन और टेरिटरी को मेंशन किया गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप 5 से 11 आर्टिकल। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। पार्ट 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जिनमें आर्टिकल 51A आता है। पार्ट 5 द यूनियन जिसे आर्टिकल 52 से 151। पार्ट 6 में स्टेट आर्टिकल 152 से 237। पार्ट 7 में द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 238। पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 से 243। पार्ट 9 में पंचायत आर्टिकल 243 से 243O। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनने वाला है, ये मैं आगे आपको पूरी ट्रिक्स के साथ ये सारे पार्ट्स याद करवा दूंगा।
पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी, आर्टिकल 243P से 243ZG, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43ZH से आर्टिकल 43ZT, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 243 से 243A। आगे बात करते हैं पार्ट 11 की, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से 263, पार्ट 12 में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 264 से 300A, पार्ट 13 में भाग 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307, भाग 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 से 323, पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से 323B, भाग 15 में इलेक्शंस का जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कि जो चुनावों का जिक्र है ये कौन से पार्ट में है, तो ये आर्टिकल 15 में है, वो पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329A में। आर्टिकल 16 है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, तो ये आते हैं आर्टिकल 330 से 342 में। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये आता है 343 से 351। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 352 से 360, पार्ट 19 मिसलेनियस 361 से 367, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल, पार्ट 21 भाग 21 की बात करें तो टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस 369 से 392, और आखिरी है पार्ट 22 या भाग 22 जिसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑफ ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स 392 से 395। ऐसा मत समझना कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपको पूरा विश्लेषण दूंगा मैं आने वाली मिनटों में। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट एक कॉम्प्रहेंशन देकर। तो शेड्यूल्स या अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में देश या राज्य की जो नाम है, बॉर्डर्स हैं या उसके यूनियन टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, तो उनका जिक्र है। पार्ट 2 में सैलरी अलाउंस और पेंशन का जिक्र है। पार्ट नहीं यार, अनुसूची 2 में सैलरी अलाउंस और पेंशन का जिक्र है। अनुसूची 3 में ओथ मेकिंग या शपथ समारोह जो शपथ ली जाती है उसका जिक्र है, अफर्मेशन का जिक्र है। अनुसूची 4 में अलॉटमेंट ऑफ राज्यसभा सीट्स, राज्यसभा की सीटों का अलॉटमेंट का जिक्र है। अनुसूची 5 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र है। अनुसूची 6 में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, स्पेशल स्टेटस फॉर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भाग 6 में अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसका जिक्र है। इसमें कौन से विषय आते हैं ये मैं आगे आपको बता दूंगा। अनुसूची 8 में लैंग्वेजेस का जिक्र है, भाषाओं का जिक्र है। अनुसूची 9 में एक्ट्स एंड रेगुलेशन का जिक्र है। अनुसूची 10 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के विरोधी कानून, ठीक है, अनुसूची 10 में है। अनुसूची 11 में पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, यानी पंचायत का जिक्र अनुसूची 11 में है। अनुसूची 12 में म्यूनिसिपैलिटीज का जिक्र है। आप देखो, हम बात करते हैं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों की बात करें तो प्रमुखतः शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंटली ये वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो 12वीं अनुसूची थी इसके तहत 74वें अमेंडमेंट के तहत 1992 में ऐड की गई, जिसके तहत म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। कंसेप्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज हैज बीन एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 12th शेड्यूल बाय 74th अमेंडमेंट 1992। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची देखो हम सिस्टम वाइज लेते हैं। 8 अनुसूची शुरुआत में थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 के अंदर, जिसमें लैंड रिफॉर्म यानी कि भूदान क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जमीन सुधार और राइट टू प्रॉपर्टी को ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची थी, इसके तहत 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल का कानून इंप्लीमेंट किया गया। 11वीं जो अनुसूची थी ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायत का जिक्र था। और 11वीं जो 12वीं थी ये थी म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग 74वें संविधान संशोधन से।
आगे बात करते हैं जो अनुसूची 7 है। तो अनुसूची 7 में 3 सूचियों का जिक्र है। यूनियन सूची, स्टेट सूची, कंकरेंट सूची। मतलब कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, इनमें पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। जो यूनियन लिस्ट है इसमें 97 सब्जेक्ट्स है शुरुआत में, लेकिन प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं। शुरुआत में स्टेट जो लिस्ट थी, राज्य की जो लिस्ट थी, इसमें 66 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंटली इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें शुरुआत में 47 थे, लेकिन प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि शुरुआत में जो सबसे ज्यादा थे वो यूनियन में थे, जिन्हें बढ़ा करके 100 कर दिया गया। स्टेट की जो 66 थे, इन्हें घटाकर 61 कर दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है, जिन्हें बढ़ा करके 52 कर दिया गया। जो अनुसूची नंबर 8 है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेज यानी जो राजकीय भाषा है इनका जिक्र है। शुरुआत में ये 14 थी, अब 22 कर दी गई हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब लैंग्वेजेज ऐड की गई। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज का जिक्र है, जिनमें 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। और अनुसूची 12 में म्यूनिसिपलिटीज की जिक्र है, जिनमें 18 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, ये याद रखना कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और म्यूनिसिपलिटीज में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। अब देखो ट्रिक है वो क्या है। सबसे पहले कोई राज्य या स्टेट बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगी, फिर उनके लिए पैसे की जरूरत होगी, फिर उनके लिए जो लोग होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। राज्य, अब वो लोग जो बनेंगे उनके लिए राज्यसभा भी बनानी होगी। अब जो ये लोग बन गए तो अब ये अपने क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, अनुसूचित और जनजातियों में। अब अनुसूचित और जनजातियों में डिवाइड कर दिया तो जनजातियां 4 राज्यों में मुख्य स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को। 7 अभी नंबर वाइज अगर आप दूसरी ट्रिक से याद करना चाहो तो कुछ इस तरह याद कर सकते हो कि सबसे पहली सूची में स्टेट और यूनियन, सबसे पहले भाई देश बनेगा, राज्य बनेगा, या हमारी सीमाएं तय होंगी। दूसरी में देखो 2 है तो 2 से धन या पैसा, ठीक है, सेकेंड लिस्ट में। थर्ड में स, पै, थ, 3 शब्द हैं, 3 लेटर्स हैं, तो थर्ड सूची। राज्यसभा, रा, आते वाला मतलब गिनना, रा, य, स, भा, 4 हैं तो 4 लेटर्स। अनुसूची में अनुसूची तय 5 शब्द हैं, इसमें भी 5 हैं, तो फिफ्थ में। असम में ATMM, ये स्पेशल स्टेटस है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा कि असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम को स्पेशल स्टेटस दिया गया है 6th अनुसूची के तहत। 7 मतलब सब सैसी सूचियां, वो लिस्ट 7 सूचियां मतलब लिस्ट, समवर्ती संघ और राज्य सूचियां। 8 से लैंग्वेजेज, LANGUAGE, मतलब 8 लेटर्स हैं, तो 8th में 14 लैंग्वेजेस और 8 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई। 9वें में संपत्ति का अधिग्रहण, टोटल 9 लेटर्स हैं। 10 से 10 मतलब दल बदल। 11 से पंचायत और 12 से नगर पालिका या पंचनगर, कुछ इस तरह याद कर सकते हैं।